नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर। वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सरकार आज से ब्लॉक स्तर पर 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य मेलों का आयोजन कर रही है। विश्व बैंक ने कहा, भारत में 8 वर्ष में गरीबी 12.3% कम हुए। सेना कमांडरों का 5 दिवसीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी क्षेत्र में हुई हिंसा के मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 8 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। और खेलों में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल मैच में मणिपुर ने मौजूदा चैंपियन सेना को 3-0 से हराया। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से पराजित किया। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। ये क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को समाचार प्रभात में शामिल होगा। भारतीय डाक विभाग अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी के साथ सहयोगी के रूप में शामिल है। आज अमृत महोत्सव क्विज का 71वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जो काबुल में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में बनी भारत की अस्थायी सरकार में विदेश मंत्री थे। प्रश्न एक बार फिर सुन लें। उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जो काबुल में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में बनी भारत की अस्थायी सरकार में विदेश मंत्री थे। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं, amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। ईमेल पता एक बार फिर सुन लें, amritmahotsavquiz@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी आज गांधीनगर में स्कूलों की निगरानी से जुड़े कमान और नियंत्रण केंद्र का दौरा करेंगे। ये केंद्र प्रतिवर्ष 500 करोड़ से अधिक आंकड़े एकत्र करता है। ये विद्यार्थियों में प्रवीणता और दक्षता बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के उपयोग से आंकड़ों का विश्लेषण करता है। ये केंद्र शिक्षकों और विद्यार्थियों की दैनिक ऑनलाइन उपस्थिति की निगरानी में भी सहायता करता है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज से शुरू हो रहा 3 दिवसीय गुजरात का दौरा काफी व्यस्त रहने वाला है। श्री मोदी आज सबसे पहले गांधीनगर में स्कूलों के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा करेंगे। श्री मोदी मंगलवार की सुबह बनासकांठा जिले के दियोदर स्थित बनास डेयरी संकुल में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं, जिसमें किसानों को कृषि और पशुपालन से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी देने के लिए बनास कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शुरू करना शामिल है। करीब 1700 गांवों के 5 लाख से अधिक किसान यह कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से जुड़ने वाले हैं। कल शाम प्रधानमंत्री जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक विशेष तौर पर उपस्थित रहेंगे। श्री मोदी बुधवार को गांधीनगर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। बुधवार की शाम वे दाहोद में आदिजाति महासम्मेलन में शामिल होंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर 8 दिन की भारत यात्रा पर कल मुंबई पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी कोबिता जगन्नाथ और एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी आया है। श्री जगन्नाथ भारत प्रवास के दौरान वाराणसी भी जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये यात्रा भारत और मॉरिशस के बीच प्रगाढ़ आपसी संबंधों के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। इसी वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस में वो मुख्य अतिथि भी थे। भारत मॉरिशस के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों और निर्यातकों में से एक है। 1820 के दशक से ही भारतीय श्रमिकों ने गन्ने के खेतों में काम करने के लिए मॉरिशस जाना शुरू कर दिया था। जनवरी 2017 में 14वें प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों के लिए विशेष OCI कार्ड की व्यवस्था की गई थी। मॉरिशस ने अक्टूबर 2004 में भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त व्यवस्था की शुरुआत की। इसके तहत मॉरिशस में 30 दिनों तक की अवधि के लिए आने वाले भारतीय पर्यटकों को वीजा की आवश्यकता नहीं होती है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अतहर सईद। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन बृहस्पतिवार को 2 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे। प्रधानमंत्री के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। श्री जॉनसन शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में आधिकारिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के अतिरिक्त श्री जॉनसन बृहस्पतिवार को गुजरात का भी दौरा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री रोड मैप 2030 के कार्यान्वयन की समीक्षा करेंगे और सहयोग को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपना साझा दृष्टिकोण व्यक्त करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से देश भर में ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कर रहा है। ये मेले 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे। इनका आयोजन सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा शिक्षा, महिला और बाल विकास, सूचना और प्रसारण, पंचायती राज तथा आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंट में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर इन मेलों को आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। इनका उद्देश्य आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों तथा फोन पर परामर्श जैसी सुविधाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 16 तारीख से हमने हेल्थ एंड वेलनेस डे की 4th एनिवर्सरी के अवसर पर एक सारे देश में हमने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक सप्ताह मनाना शुरू किया। तो 16 तारीख को हमने ई-संजीवनी प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर टेली कंसल्टेशन प्रारंभ कर दिया। 17 तारीख को हमने सारे देश के 1,17,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा अभ्यास शुरू किया। 18 तारीख से देश के सभी ब्लॉक पर आरोग्य मेला लगे। आरोग्य मेला में हमने सुनिश्चित किया है कि प्राइमरी स्क्रीनिंग हो, प्राइमरी ट्रीटमेंट हो, ये सारी व्यवस्था ब्लॉक के हेल्थ मेला में हो। इसलिए भारत सरकार की ओर से हमने आर्थिक सहयोग भी किया है। श्री मांडविया के साथ ये भेंटवार्ता आज रात 9:30 से 10 बजे तक FM गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकती है। ये भेंटवार्ता आकाशवाणी के ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध रहेगी।
देश में गरीबी 2011 की तुलना में 2019 में 12.3% कम हुई है। वर्ष 2011 में 22.5% गरीबी थी, जो 2019 में घटकर 10.2% रह गई है। एक रिपोर्ट। विश्व बैंक के नीतिगत शोध पत्र के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से घटी है। वर्ष 2011 से 2019 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में 14.7 जबकि शहरी क्षेत्रों में 7.9% की कमी आई। शोध के अनुसार छोटी जोत के किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2013 और 2019 के दौरान छोटी जोत वाले किसानों की वास्तविक आय में सालाना 10% की वृद्धि हुई, जबकि बड़ी जोत के किसानों की आय में 2% बढ़ोतरी हुई। आकाशवाणी समाचार, हिमांशु कांडपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सरकार आज से ब्लॉक स्तर पर 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य मेलों का आयोजन कर रही है। विश्व बैंक ने कहा कि भारत में 8 वर्ष में गरीबी 12.3% कम हुई है। सेना कमांडरों का 5 दिवसीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी क्षेत्र में हुई हिंसा के मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 8 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। खेलों में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल मैच में मणिपुर ने मौजूदा चैंपियन सेना को 3-0 से हराया और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से पराजित किया। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स। सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 20 अप्रैल। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। सेना कमांडरों का सम्मेलन आज नई दिल्ली में हो रहा है। ये सम्मेलन वर्ष में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में आयोजित किया जाता है। एक रिपोर्ट। कमांडर सम्मेलन एक संस्थागत मंच है जिसमें सेना संबंधी विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया जाता है और इसके निष्कर्ष भारतीय सेना के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लेने में सहायक होते हैं। 5 दिन के सम्मेलन के दौरान भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालन स्थिति की समीक्षा करेंगे। वे संघर्ष के समूचे क्षेत्र में खतरों का आकलन करेंगे तथा क्षमतागत खामियों का विश्लेषण करेंगे ताकि क्षमतागत विकास और प्रचालन तैयारियों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत विकास और स्वदेशीकरण के माध्यम से आधुनिकता पर चर्चा की जाएगी। अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव का आकलन किए जाने की भी संभावना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बृहस्पतिवार को वरिष्ठ कमांडरों के साथ बातचीत करने और सम्मेलन को संबोधित करने की संभावना है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल सिकंदराबाद में राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग जन सशक्तिकरण संस्थान का दौरा किया और विशेष रूप से दिव्यांग बच्चों को सहायता उपकरण वितरित किए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार श्री नायडू ने नवस्थापित दिव्यांगता प्रारंभिक हस्तक्षेप केंद्र और विशेष शिक्षा केंद्र का दौरा किया, जो बौद्धिक विकलांग बच्चों और अन्य संबंधित स्थितियों के लिए व्यापक पुनर्वास, नैदानिक और शैक्षिक सेवाएं प्रदान करता है। दिल्ली पुलिस ने राजधानी के जहांगीरपुरी क्षेत्र में पथराव और आगजनी मामले में अब तक 21 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्तियों में 2 प्रमुख अभियुक्त भी शामिल हैं। इन्हें पुलिस हिरासत में भेज दिए गए हैं। 2 किशोरों को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार प्रमुख अभियुक्तों ने गोली चलाई थी, जिससे दिल्ली पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर घायल हो गया था। तीसरे प्रमुख अभियुक्त को कल रात गिरफ्तार किया गया। वो पहले भी जहांगीरपुरी इलाके में डकैती और हत्या के प्रयास मामले में शामिल रहा है। जहांगीरपुरी हिंसा में 8 पुलिसकर्मी और 1 स्थानीय निवासी घायल हुए थे। पुलिस उपायुक्त उषा रंगनानी ने बताया कि अभियुक्तों से 3 बंदूक और 5 तलवार जब्त की गई है। अपराध जांच शाखा के विशेष आयुक्त रविंद्र यादव ने बताया कि जिला पुलिस और अपराध जांच शाखा संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। इस बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने जहांगीरपुरी हिंसा में बच्चों से पथराव
कराने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने को कहा है। जहांगीरपुरी में शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव शोभा यात्रा के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। केरल में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में आज राजस्थान का मुकाबला मेघालय से होगा। रात 8 बजे मंजेरी के पायनाड स्टेडियम में मेजबान केरल और पश्चिम बंगाल की टीमें आमने सामने होंगी। कल पायनाड स्टेडियम में मणिपुर ने मौजूदा चैंपियन सेना की टीम को 3-0 से हरा दिया। मणिपुर ने खेल के 5वें मिनट में ही एनगरियन बम के गोल की बदौलत बढ़त बना ली। 50वें मिनट में लुन मिन लेन ने गोल कर मणिपुर को 2-0 से आगे कर दिया। 74वें मिनट में सेना की टीम के सुनील ने आत्मघाती गोल कर मणिपुर को निर्णायक बढ़त दिला दी। कोट्टापल्ली स्टेडियम में ओडिशा और कर्नाटका के बीच मैच 3-3 से बराबरी पर समाप्त हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। प्रतियोगिता में कल पुणे में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। विजेता टीम ने एक गेंद बाकी रहते 170 रन का लक्ष्य प्राप्त किया। गुजरात टाइटंस के लिए डेविड मिलर ने नाबाद 94 रन बनाए, जबकि कार्यवाहक कप्तान राशिद खान ने तेज गति से 40 रन की पारी खेली। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 169 रन बनाए। डेविड मिलर को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। गुजरात टाइटंस ने 6 मैचों में 5वीं जीत दर्ज की है, जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की 6 मैचों में ये 5वीं हार है। एक अन्य मैच में मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 7 विकेट से पराजित किया। सनराइजर्स ने 19वें ओवर में 152 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। पंजाब किंग्स में 20 ओवर में 151 रन बनाए थे। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन इस स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक आप तक पहुंचा रहा है। 18 अप्रैल 1930 को मास्टर दास सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोला था। आर्मी को गार्ड करने के लिए सिर्फ मुट्ठी भर सिपाही मौजूद थे। गोरों को लगता था कि कोई हिंदुस्तानी उनकी हुकूमत के 1 मील दूर तक भी नहीं फटक सकता। सूर्यसेन और उनके साथी स्वतंत्रता सेनानी इंडियन रिपब्लिकन आर्मी नामक राष्ट्रवादियों के एक क्रांतिकारी समूह में शामिल थे, जिसका विश्वास अंग्रेजों से लड़ने के लिए ताकत के इस्तेमाल में था। इस समूह में गणेश घोष, लोकनाथ बाल, अंबिका चक्रवर्ती, हरि गोपाल बाल, अनंत सिंह, आनंद प्रसाद गुप्ता, त्रिपुरा सेन, विलास डे, विधु भूषण भट्टाचार्य, प्रीति लता वाडेदार, कल्पना दत्ता, हिमांशु सेन, विनोद बिहारी चौधरी, सुबोध राय और मनोरंजन भट्टाचार्य शामिल थे। डामपारा में पुलिस लाइन के शस्त्रागार पर गणेश घोष के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने हमला किया, जबकि लोकनाथ बाल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों के दूसरे समूह ने ऑक्सिलरी फोर्सेस के शस्त्रागार पर धावा बोल दिया। हमें एक भी गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। AFI आर्मरी से मशीन गन्स लाने की जिम्मेदारी लोकनाथा और निर्मल दा की थी। क्रांतिकारियों का समूह टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काटने और रेलगाड़ियों की आवाजाही बाधित करने में सफल रहा, लेकिन हथियारों तक उनकी पहुंच नहीं हो सकी। सब कमरों में देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं है। यही होनी चाहिए थी। 2 दिन मुकाबला नहीं कर पाए। शहर में घुसना तो बहुत दूर की बात है। समूह के लगभग 16 सदस्यों ने पहाड़ ताली में यूरोपीय क्लब के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया।
हमले के बाद क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर एकत्र हुए, जहां सूर्य सेन ने सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और क्रांतिकारी सरकार की घोषणा कर दी। इसी वक्त कुछ देर पहले यहाँ ऐसा कुछ हुआ है जो न कभी देखा गया न कभी सोचा गया। ब्रिटिश हुकूमत को उसकी जड़ों से ही हिला दिया है, झिझोड़ दिया है, और ये किसी ट्रेन फौज ने नहीं किया है, ये किया है कुछ चंद बच्चों ने, तुम लोगों ने, तुम सब ने, तुम सब उसके हिस्से हो। इतिहास अगर कुछ याद रखेगा तो सिर्फ इस बात को, इसके अलावा कुछ नहीं। इस प्रकार चटगांव 4 दिन तक ब्रिटिश राज से मुक्त रहा, लेकिन जब अंग्रेजों ने वहां और सेना भेजी तो क्रांतिकारी समूह के सदस्य चटगांव शहर छोड़कर पहाड़ियों की ओर चले गए और जलालाबाद पहाड़ियों से ही अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध जारी रखा। आज हम स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपे का भी स्मरण कर रहे हैं। 18 अप्रैल 1859 को ब्रिटिश शासन ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया था। 1857 की आजादी की पहली लड़ाई के सर्वाधिक उल्लेखनीय जनरल में से एक तात्या टोपे को औपचारिक सैन्य प्रशिक्षण नहीं मिला था, लेकिन स्वाधीनता संग्राम के सर्वाधिक प्रभावशाली जनरल के रूप में सबने उनका लोहा माना। तात्या का जन्म 1814 में महाराष्ट्र में पुणे में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग राव टोपे कानपुर में बिठूर में स्थानांतरित हो गए, जहां तात्या नाना साहब के नजदीकी मित्र बन गए। कानपुर में चिंगारी फैल चुकी है, अब आग सारे हिंदुस्तान में फैल जाएगी। लेकिन तात्या कब तक सोचते रहेंगे नाना साहब? यही मौका है, इस पार या उस पार। तात्या राव साहेब और रानी लक्ष्मीबाई के भी निकट संपर्क में आए। महारानी लक्ष्मीबाई की जय हो। विराजिए तात्या। वक्त आ गया है, सोचा था उससे पहले। हाँ, इसी पल का तो 100 साल से इंतजार था। मई 1857 में तात्या ने कानपुर में तैनात ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ी पर विजय हासिल की और स्वाधीनता संग्राम के सक्रिय कार्यकर्ताओं के कमांडर इन चीफ बन गए। जब अंग्रेजों ने कानपुर को फिर से अपने अधिकार में ले लिया तो तात्या टोपे ने जनरल विंडहैम को कानपुर से लौटने पर बाध्य किया। जब ब्रिटिश सेना ने झांसी को घेर लिया, उसी समय तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय कालपी स्थानांतरित कर लिया। 20,000 लोगों के साथ वे रानी लक्ष्मीबाई की मदद के लिए आगे आए। बाद में तात्या ने ग्वालियर की सैन्य टुकड़ी की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। तात्या गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में कुशल थे। इसी कौशल के बल पर राजस्थान, मालवा, बुंदेलखंड और खानदेश में 10 महीनों तक अंग्रेजों की पकड़ में आने से बचते रहे। ब्रिटिश सेना ने जंगलों और पहाड़ियों में लगभग 2800 मील तक लगातार उनका पीछा किया, लेकिन वे पकड़े नहीं जा सके और आखिरकार 8 अप्रैल 1859 को उनके विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा दिया और वे पकड़ लिए गए। तात्या को दोषी ठहराया गया और 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में उन्हें फांसी दे दी गई। बलिदान के बाद भी तात्या आख्यानों और लोक गीतों में जीवित है। महान शहीद तात्या टोपे को हमारा नमन। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इससे सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। अब एक नजर कल के मौसम के पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में लू चलेगी, मुंबई में आसमान साफ रहेगा, चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। महानगरों में तापमान 26 और अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 3 और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मनोज, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी,
दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा मामले में गिरफ्तारी अखबारों की बड़ी खबर है। जनसत्ता लिखता है 12 लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया, मुख्य षड्यंत्रकारी गिरफ्तार। नवभारत टाइम्स की टिप्पणी है, कर्नाटक, हरिद्वार और अलीगढ़ में भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश। दैनिक जागरण की अहम खबर है, जीएसटी में बड़े बदलाव की तैयारी, खत्म हो सकता है 5% का स्लैब। कुछ उत्पादों को 3 और 8% के स्लैब में डाल सकती है जीएसटी परिषद। उधर राजस्थान पत्रिका सेहत से खिलवाड़ शीर्षक से लिखता है, पैकेज्ड फूड पर ई कोडिंग से भ्रम, पैकेट पर ई कोड लिखकर खिला रहे केमिकल और जहर। कृत्रिम नमक और प्रिजर्वेटिव बच्चों के लिए जहर से कम नहीं, 40% बच्चों में शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जनसत्ता की सुर्खी है, सरकार विभिन्न हेल्पलाइन नंबर के एकीकरण पर कर रही है विचार। आपात प्रक्रिया में सुधार के लिए हेल्पलाइन नंबर 112, 181 और 1098 का एकीकरण करने पर विचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, दिल्ली और एनसीआर में कोविड का प्रसार 15 दिन में 500% बढ़ा। देश में एक दिन में 1150 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि। उपचाराधीन मरीजों की भी संख्या 11,500 से अधिक हुई। विश्व बैंक की रिपोर्ट के हवाले से हिंदुस्तान लिखता है, भारत में 8 साल में घटी 12% गरीबी। वर्ष 2019 में गरीबी घटकर 10.2% हुई। शहरी क्षेत्रों में रह रहे परिवारों के संदर्भ में गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रति माह 1,000 रुपए और ग्रामीण परिवारों के लिए 816 रुपए निर्धारित की गई है। दैनिक भास्कर ने गुजरात के 11 गांवों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 5 वर्ष से कोई भी पुलिस केस नहीं, ग्रामीण हर विवाद को खुद सुलझाते हैं। गुजरात सरकार ने इन गांवों को सम्मानित किया। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न एक बार फिर सुन लीजिए। उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जो काबुल में राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में बनी भारत की अस्थायी सरकार में विदेश मंत्री थे। आप अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर। वे कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सरकार आज से ब्लॉक स्तर पर 1 लाख से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य मेलों का आयोजन कर रही है। विश्व बैंक ने कहा है कि भारत में 8 वर्ष में गरीबी 12.3% कम हुई। सेना कमांडरों का 5 दिवसीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में। दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी क्षेत्र में हुई हिंसा के मामले में 21 लोगों को गिरफ्तार किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ 8 दिन की भारत यात्रा पर मुंबई पहुंचे। और खेलों में संतोष ट्रॉफी फुटबॉल मैच में मणिपुर ने मौजूदा चैंपियन सेना को 3-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 3 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।